तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग बाय रबिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किसी भी बॉडी को चार्ज करने के इस चैप्टर में हमने 3 मेथड पढ़े थे, एक चार्जिंग बाय रबिंग, एक चार्जिंग बाय कंडक्शन और एक चार्जिंग बाय इंडक्शन। उन मेथड्स को आज हमें देखना है। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करूं। व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, तो क्या होगा बेटा, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रिक्शन की हेल्प से, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन आपको इन चीजों में हेल्प करेगा। तो इसमें क्या है, व्हेन वी रब two objects against each other, then due to friction some energy will produce, and if that energy is sufficient to eject the electrons from one surface, then the electrons from an object having loosely bound electrons will transfer to the object having tightly bound electrons। बेटा दोबारा ढंग से समझना, जब हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो रबिंग की वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी आती है, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं। कल मैंने आपको समझा भी दिया था कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस ऑब्जेक्ट से निकलेंगे, जिस इलेक्ट्रॉन पे कि जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे में चले जाएंगे। और लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड हम कैसे देखते हैं, लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड हम देखते हैं वर्क फंक्शन से। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा, तो वहां वो उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे। क्लियर है यहां तक, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। इन this way the two objects get charged। और इलेक्ट्रिफाइड। ध्यान रखना है, दिस मेथड इज यूजफुल टू चार्ज द इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ये कहूं, मेरे पास एक ए है एक बी है, इनको रब कर दिया, ए और बी को मैंने रब कर दिया, ए और बी को एक दूसरे से रब कर दिया, काफी देर तक रब किया, तो बेटा ए का वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। तो क्या होगा, मतलब ए में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, बी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, तो ए से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, बी में इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे, तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कंडीशन है एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आएगा। तो यहां से एक पॉइंट पता लग गया, द ऑब्जेक्ट हैविंग लेसर वर्क फंक्शन, दो ऑब्जेक्ट में से आपस की बात कर रहा हूं बेटा,
having lesser work function will acquire positive charge, and the object having more work function will acquire negative charge. हाँ बेटा, समझ में आ गया? कौन से ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा? जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, ठीक है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बेसिक फंडा क्लियर है? हाँ भी क्लियर है यहां तक। पर ये इंसुलेटर के लिए लगता है, ज्यादातर इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, कंडक्टर्स के लिए नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं कंडक्टर को हाथ में पकड़ के ऐसे रब करूं तो बेटा कंडक्टर के थ्रू कंडक्टर से चार्ज मेरी बॉडी में और मेरी बॉडी से कहां चला जाएगा? अर्थ में। इसलिए बोला है इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल रहता है, वहां पर इसको हम बेटर उसी से चार्जिंग करते हैं। क्लियर है? देखते हैं इसी में। जब हम ग्लास रोड और सिल्क को रब करते हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाँ बेटा क्लियर है? ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आया? ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन सिल्क के कंपैरिजन में लूजली बाउंड होंगे, इसलिए ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया होगा और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया होगा बेटा? गेन कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। मैंने क्या किया, इनिशियली एक ग्लास रोड ली और एक सिल्क लिया। अभी दोनों न्यूट्रल है। अभी दोनों कैसे बेटा? न्यूट्रल है। अब क्या किया, नाउ दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद मान लो ग्लास रोड पे +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आया, तो पक्का है सिल्क पर -2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। ग्लास रोड पे +2 माइक्रोकूलम का चार्ज आया तो सिल्क पर -2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ग्लास रोड ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए वो सारे सिल्क में गए। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, इसने गेन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। तो व्हाट इज द इनिशियल चार्ज ऑन द सिस्टम? शुरू में दोनों रेस्ट पे थे तो 0 हो गया। व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द सिस्टम? अब अगर मैं सिस्टम पे फाइनल चार्ज की बात करूं, दिस इज +2 -2, दिस इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यहां पर फॉलो हो रहा है। ग्लास रोड पे पॉजिटिव आया, सिल्क पे नेगेटिव आया। ऐसा इसलिए आया, ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन सिल्क के कंपैरिजन में लूजली बाउंड है। काफी देर रब करने के बाद होगा ताकि इतनी एनर्जी आ जाए। अब ग्लास भी इंसुलेटर है, सिल्क भी इंसुलेटर है, इसलिए इन पे चार्ज आ गया। ग्लास रोड से चार्ज मेरे हाथ में ट्रांसफर नहीं होगा। ऑन द सेम लाइन, अगर मैं एबोनिट रोड को फर के साथ रब करूं तो ये ऑब्जर्व किया गया, एबोनिट रोड पे नेगेटिव आ गया, फर पे पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल सेम लाइन था। ऐसा इसलिए हुआ होगा, अब फर के इलेक्ट्रॉन एबोनिट रोड के कंपैरिजन में लूजली बाउंड होंगे, इसलिए फर ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया होगा और एबोनिट रोड ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया होगा बेटा? गेन कर लिया होगा। चार्ज का कंजर्वेशन यहां पर भी रहेगा। उसके लिए रबिंग में फ्रिक्शन इतना होना चाहिए कि सफिशिएंट एनर्जी आए ताकि वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। अब अगर मैं कह दूं ऐसा हो जाए कि ग्लास रोड को, चलो पहले इसमें 1-2 पॉइंट और बताता हूं। यहीं से पता लगा, एक तो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ फॉलो करते हैं। दूसरा ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करते हैं। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यहीं से पता लगा, 2 ग्लास रोड को अलग अलग को 2 सिल्क के साथ रब करके रख दिया तो अब दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। पास पास रखा तो देखा रिपेल हो गए।
दो एबोनिट रोड को फर के साथ रब करके पास पास रखा, देखा रिपेल हो गई। एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करके रख दिया और एक को एबोनिट रोड को फर के साथ रब करके रख दिया। एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो अब ऑब्जर्व किया गया दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो इसी तरह से रबिंग करने के बाद से ही यहां से एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम पहले बता चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। हाँ बेटा, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब कर रहा हूं, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एबोनिट रोड को फर के साथ रब कर रहा हूं, एबोनिट रोड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फर पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहीं से अगर मैं कह दूं मैं ग्लास रोड को फर के साथ रब कर रहा हूं, अब चार्ज कैसे कैसे आएंगे ध्यान रखना है। अब मैं देखो यहां से कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों का कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, किसका वर्क फंक्शन कैसा होगा, किसका वर्क फंक्शन कम होगा। याद रखना है फर पे पॉजिटिव आ जाता है, ग्लास रोड पे इसमें नेगेटिव आ जाता है। इन दोनों के कंपैरिजन में फर का वर्क फंक्शन कम होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी पे बेस देखो बड़े ध्यान से मैं क्वेश्चन था बना देता हूं। मैंने क्या किया, ए और बी को रब किया तो मेरे पास ये बन गया, ए पे पॉजिटिव आ गया, बी पे नेगेटिव आ गया। चलो अब अगर मैंने बी और सी को रब किया तो बी पे पॉजिटिव आ गया, सी पे नेगेटिव आ गया। व्हाट विल हैपन अगर ए और सी को रब करूंगा तो? क्वेश्चन समझ में आ गया। वेन हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, व्हेन वी हैव रब्ड ए अगेंस्ट बी, इट इज noted that A acquires positive charge and B acquires negative charge. When we have rubbed B and C against each other, then B acquired positive charge and C acquired negative charge. What will happen to the what will be the nature of charges on A and C if we rub A and C against each other? ये अब हमें देखना है, अब बड़े ध्यान से समझना है। इसकी बात करूं A और B में से, A और B की बात करूं, A वर्क फंक्शन A का बी से कम है, कोई डाउट? तभी तो ए पे पॉजिटिव आ रहा है, बी पे नेगेटिव आ रहा है। यही से वर्क फंक्शन बी का सी से कम है, क्लियर है? अब आप देखो ए का वर्क फंक्शन बी से कम है और बी का वर्क फंक्शन सी से कम है, क्लियर है? तो इसका मतलब पक्का है ए का वर्क फंक्शन सी से तो कम होगा ही होगा। बेटा मान लो ए का 2 है तो बी का 3 है तो सी का 4 है, मान लिया ना 2 3 4 है, तो बेटा 2 4 से भी तो छोटा है। तो यहां से मुझे ये रिजल्ट पता लग गया कि वर्क फंक्शन ए का सी से भी कम है। इस रिजल्ट से इन दो से मुझे ये पता लग गया ए का वर्क फंक्शन सी से भी कम है। अब ए का वर्क फंक्शन सी से कम है तो क्या होगा, इन दोनों को अगर अब करूं तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सी पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे देखना है आपको, जो चीज दी हुई हो उससे आप ये चेक कर लो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है किसका वर्क फंक्शन कम है, क्लियर है? उसके बाद आपस में जिन दो को रब करना है उनमें कंपैरिजन देख लो, उससे आपको ये पता लग जाएगा। यहीं से एक चीज और है बेटा, जब मैंने ग्लास रोड और सिल्क को रब किया था, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, है ना? तो बेटा क्यों आया था, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड थे आपस के कंपैरिजन में। क्या ग्लास रोड और सिल्क के मास पे भी कुछ फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इसका मास कम हुआ होगा, बट स्लाइटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है आफ्टर रबिंग या आफ्टर चार्जिंग, सिल्क का मास बढ़ गया होगा, बट मास विल इंक्रीज स्लाइटली, ना कि बहुत ज्यादा मास बढ़ेगा। कोई डाउट यहां तक? कंसेप्ट समझ में आ गया? इसी पे बेस्ड और कुछ पॉइंट्स हैं जो अब हमें देखने हैं। देखना पॉइंट्स हैं कुछ। सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिनन
some of the electrostatic phenomenon do not work on humid day. Some of the electrostatic phenomenon do not work on a humid day because on humid day water vapors will be present in air and due to which फ्रिक्शन डिक्रीजेस। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, सफिशिएंट एनर्जी नहीं आएगी, सफिशिएंट एनर्जी नहीं आएगी, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट्स विल नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड, ऑब्जेक्ट्स विल नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड। अगला पॉइंट, व्हीकल्स कैरिंग इन्फ्लामेबल मटेरियल। ऐसे व्हीकल्स जो पेट्रोल डीजल्स वगैरह को कैरी करते हैं, हैव मेटेलिक रोप्स touching the ground during motion. This is because due to air friction between vehicle and air, the vehicle may get charged and to ground that charge metallic ropes are provided which touch the ground during motion, which touch the ground during motion। हाँ बेटा, बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। पहला पॉइंट है सम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिनन, some of the electrostatic phenomenon do not work on a humid day because on humid day humidity की वजह से, वाटर वेपर की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होगा तो सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज नहीं आएगा, वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में एनर्जी नहीं होगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब मैं कॉम्ब को ड्राई हेयर में मारता हूं और पेपर उठाता हूं तो उठ जाते हैं, और अगर मेरे बाल गिले हो वेट हेयर में अगर मैं कॉम्ब को रब करके उठाना चाहूं तो नहीं उठते, वो पेपर वाले पीस नहीं उठते। रीजन क्योंकि कॉम्ब चार्ज नहीं हो पाती। अब आपने देखा हो क्या होता है कि जो व्हीकल स्पेशली पेट्रोल डीजल टैंक वगैरह, पेट्रोल डीजल लेके जाते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, उनपे आगे जो बम्पर होता है, उस बम्पर के पास तीन चार मेटल की रोप्स, बिल्कुल पतली पतली मेटल की रस्सी टाइप की चीजें होती है जो चलते चलते हल्की हल्की ग्राउंड को टच करती है। क्यों होती है वो आपको अब समझना है, क्योंकि जब व्हीकल चलेगा तो व्हीकल में और एयर में एक फ्रिक्शन होगा, व्हीकल और एयर फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल पे चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही व्हीकल पे चार्ज आएगा तो वो चार्ज व्हीकल पे स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है। कई बार होता है ना, चार्जिंग से स्पार्क प्रोड्यूस हो जाए, और पेट्रोल डीजल के टैंकर पे अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो जाए तो बहुत ज्यादा डेंजरस सी चीज है। इसलिए उसको साथ साथ ग्राउंड पे टच करने के लिए, साथ साथ उस चार्ज को ग्राउंडिंग करने के लिए वो मेटेलिक रोप्स बनाई हुई होती है प्रिवेंटिव मेजर के लिए, ताकि वो चलती चलती हल्की हल्की ग्राउंड को टच करे। टायर की वजह से फ्रिक्शन नहीं आता, ध्यान रखना है। टायर पे फ्रिक्शन होगा बट टायर रबड़ है तो टायर का चार्ज उसी पे रहेगा, और साथ साथ वो घूमते घूमते दोबारा किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब बात आती है अगला पॉइंट, द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट
are made up of special rubber. The tires of aircraft are made up of special rubber which is slightly conducting. Because during landing the aircraft may acquire charge, high charge due to friction. Aircraft may acquire high charge due to friction, and to ground that charge side by side the tires are made up of स्पेशल रबर। अब आपको एक चीज और बेटा ध्यान रखनी है। देखो ट्रक वाले में तो क्या था कि 3-4 मेटल की रोप्स थी, चलते चलते उस पे अगर चार्ज आ जाए एयर फ्रिक्शन की वजह से तो वो मेटल की रोप्स की हेल्प से ग्राउंड में चला जाता था। अब एरोप्लेन में ऐसा हो नहीं सकता। एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है या एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा है और मेटल की रोप्स नीचे टच होती जाए तो अच्छी बात थोड़ी। एक तो डिजाइन भी अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए पहली चीज तो एयरक्राफ्ट की शेप ऐसी रखी जाती है ताकि एयर फ्रिक्शन बहुत कम हो। ठीक है, एयर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आने का रिस्क नहीं है। अब जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है, आपने कई बार देखा होगा स्पार्किंग में प्रोड्यूस होती है। उसका रीजन ये, जब लैंड करता है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो बहुत ज्यादा चार्ज आ जाता है। उस चार्ज की वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है और उस चार्ज को साथ साथ ग्राउंड करने के लिए एयरक्राफ्ट के टायर एक स्पेशल रबड़ के बने होते हैं जो स्लाइटली कंडक्टिंग होती है। ट्रक के टायर और एयरक्राफ्ट के टायर्स में ये फर्क होता है। एयरक्राफ्ट के टायर ट्रक वाले टायर्स के रबड़ के नहीं बने होते। अगले पॉइंट पे आता हूं मैं। Method of charging by rubbing is applicable only for insulators, not for conductor। क्यों? कंडक्टर्स चार्ज नहीं होगा। कंडक्टर हमारी बॉडी के थ्रू कंडक्टर पे जो चार्ज आएगा रबिंग से हमारी बॉडी के थ्रू वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। इसीलिए हम इसको इंसुलेटर के लिए लगाते हैं। अगला पॉइंट, ये बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट, वी कैन चार्ज a glass rod by rubbing, by keeping in our naked hand, by keeping it in our naked hands, but we cannot charge a metal rod by rubbing, by keeping it in our naked hand। ऐसा इसलिए, यही वाला पॉइंट है, अगर मेटल तो कंडक्टिंग है, उसके लिए जैसे उस पर चार्ज आएगा वो साथ के साथ वो चार्ज मेरी बॉडी से ट्रांसफर होकर किस में चला जाएगा, अर्थ में। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर को जहां पर हम रब करते हैं चार्ज वही रहता है, वो चार्ज उस जगह से मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में मूव करने के लिए जगह नहीं होती। समझ में आ गया? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग का क्या कंसेप्ट है बेटा, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 10 to the power 9 electrons are transferred from object A to object B per second,
then how much time it will take to acquire the charge of +1 coulomb by object A। क्वेश्चन है क्या 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी पर सेकेंड, एक सेकेंड में। हाँ बेटा क्लियर है। तो आपको ये बताना है एक कूलम, अब देखो ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाय ए एंड नेगेटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाय बी। तो ए पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और बी कैसा चार्ज एक्वायर कर रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। तो ये कह रहा है ए ऑब्जेक्ट पे +1 कूलम का चार्ज कब आ जाएगा, कितने टाइम में आ जाएगा, देखते हैं बेटा। सबसे पहले एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये हम पहले ही बता चुके हैं यूजिंग Q = Ne। हाँ बेटा, एक कूलम की डेफिनेशन ही यही थी, एक कूलम एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज तब आता है जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहां से आपको ये दिया हुआ है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक सेकंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1/10⁻9 सेकंड में। क्लियर है। और 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 1/10⁻9 × 6.25 × 10⁻18 कितने सेकंड में। तो जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मेरा रिजल्ट आ गया 6.25 × 10⁻9 सेकेंड, 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। कैसे किया बेटा, सबसे पहले मैंने एक कूलम चार्ज में निकाल लिया कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन देख लिए, इतने होते हैं। यहां से एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतने सेकंड लगेंगे, तो इसके लिए इतने लगेंगे। यहां से इतने सेकंड हमें चाहिए जब ऑब्जेक्ट ए पर एक कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी मेथड पे बेस। A piece of polythene is rubbed with wool and it is found that polythene acquires a charge of polythene acquires a charge of -0.3 नैनोकूलम। पोलिथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो भी इतना। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are transferred and from where to where, मतलब कहां से कहां, पॉलिथीन से वूल पे आए या वूल से पॉलिथीन पे आए। सेकंड, will there be any transfer of mass? If yes, how much? हाँ बेटा क्लियर है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमें ये करना है।
ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसे एक दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, तो आपको वहां से भी ये चीजें देखनी है। तो बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना है कि क्या कंसेप्ट है, क्या क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। A piece of polythene is rubbed with wool and it is found that the polythene acquires a charge of -0.3 nanocoulomb. क्लियर है? नैनोकूलम, नैनोकूलम होता है 10 की -9 कूलम। फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, विल देयर बी एनी ट्रांसफर ऑफ मास, इफ यस हाउ मच। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया, वूल पर पॉजिटिव चार्ज आया। पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया, वूल पे पॉजिटिव चार्ज आया। इससे पता लग गया इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम, कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा? वूल से पॉलीथीन हो रहे हैं। क्यों? आपको पता है किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, और किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है बेटा? गेन करती है। पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वूल पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, पक्का है, क्योंकि पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वूल में दिए होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे हो गया। ठीक है, अब कितना चार्ज आया है? चार्ज की वैल्यू है -0.3 नैनोकूलम। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q कैन बी रिटन एज +-MB। मैंने कहा था प्लस या माइनस साइन जो हमें लेना है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेना है, सच दैट n मस्ट बी एन इंटीजर, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो यहां से अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज है -0.3 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू इतनी है। दिस इज इक्वल टू -n, क्योंकि मुझे n तो पॉजिटिव चाहिए, और E की वैल्यू हो गई बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस से माइनस कैंसिल। तो जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, इसको और बेटर है 0.32 कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, ऊपर 0.32 कर लो, तो यहां भी 0.32 हो गया। तो यहां से जो n आ गया, कितना आ गया बेटा? 0.32 था ना ये। तो सिंप्लीफाई करता हूं, क्या बना? 0.32 इंटू 10⁻⁻9 बाय 1.6 इंटू, बोलो भाई क्लियर है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। सिंप्लीफाई करता हूं, ऊपर आ गया 32 बाय 16, नीचे 100, ऊपर 10 इंटू 10⁻10। ये कैंसिल, ये 2 से 5, हाँ भी क्लियर है। 1/5 का मतलब 0.2 इंटू 10⁻10, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा? 2 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर देखूं, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा बन गया 2 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से कहां तक बेटा? वूल टू पॉलीथीन। अब अगर मैं सेकंड पार्ट पे आ जाऊं, विल देयर बी एनी ट्रांसफर ऑफ मास, इफ यस हाउ मच। तो अब हमें देखना है कि मास का ट्रांसफर होता है क्या नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इज चार्जिंग अफेक्ट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस, चार्जिंग अफेक्ट्स द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। चार्जिंग बॉडी के मास को भी अफेक्ट करती है। अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और अगर इलेक्ट्रॉन को बॉडी ने लूज किया है तो इसका मतलब यह है कि उसका मास कम हुआ होगा, और दूसरे केस में जिस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा उसका मास बढ़ा होगा। ठीक है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन is 9.1 into 10⁻31 kg। अब 2 इंटू 10 की 9 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो मास ऑफ 2 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2 इंटू 10⁻9,
ये इतने केजी आ गया, विच इज इक्वल टू 18.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 केजी। तो बेटा ये चेंज मास में बहुत कम हुआ है, बट स्लाइटली चेंज हुआ है। तो किस पे मास बड़ा होगा? ठीक है, आफ्टर चार्जिंग the mass of wool will decrease by 18.2 into 10 to the power minus 22 kg, and mass of polythene will increase by 18.2 into 10 to the power minus 22 kg। हाँ बेटा, चार्जिंग अफेक्ट्स द मास ऑफ द बॉडी। तो मैंने क्या किया, यहां से पहले निकाल लिया कितना मास ट्रांसफर हुआ है। अब वूल की बात करूं, वूल पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास इतना कम हो गया होगा और पॉलिथीन का मास इतना ज्यादा हो गया होगा। अगर मैं ये कहूं दोनों का शुरू में बराबर बराबर मास लिया था, तो क्या चार्जिंग के बाद भी बराबर मास रहा होगा? नहीं, वूल का मास थोड़ा सा कम हो गया होगा और पॉलिथीन का मास बढ़ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।